नमस्कार दोस्तों। कास क्लासेज में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि अपना जो कास क्लासेज का पूरा परिवार है वो ठीक होगा और बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहे होंगे आप। तो साथियों, आज इस ज्योग्राफी के क्लास में, आज इस भूगोल की इस वीडियो में हम आज जनगणना से रिलेटेड सभी क्वेश्चन पढ़ेंगे, जनगणना से संबंधित पढ़ेंगे। आज का हमारा जो मुख्य टॉपिक है वो जनगणना है, सेंसस है। आज हम जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न निकलते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और जनगणना से संबंधित जितने भी प्रश्न निकलते हैं और जो भी प्रश्न यहां से आने की उम्मीद है, उन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनगणना का कोई भी आपका प्रश्न ना छूटे और हम ये भी पूरी कोशिश करेंगे कि जो आपने पहले जनगणना से संबंधित पॉइंट पढ़ रखे थे, उन पॉइंटों से आपको अलग पढ़ाया जाए। आज तक कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आज आप पहली बार पढ़ रहे होंगे, कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। तो साथियों, आज हम विशेष रूप से इस वीडियो के अंदर जनगणना से रिलेटेड जानेंगे कि भारत में प्रथम जनगणना कब हुई। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, लेकिन आज जो भी जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं, उन सभी क्वेश्चनों का, सभी प्रश्नों का बेहतरीन तरीके से जिक्र करेंगे। आप मेरे साथ में अंत तक बने रहना और मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी और अच्छे तरीके से समझ में भी आएगी। तो दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक आज का हमारा विशेष रूप से जनगणना है और इस जनगणना को आप इंग्लिश में सेंसस के नाम से जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो विशेष रूप से क्या है, जनगणना। और इस जनगणना को आप किस नाम से जानते हैं, इंग्लिश में सेंसस के नाम से। और ऐसा बताया जाता है कि इस सेंसस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंसेरे से हुई है। लैटिन भाषा का एक शब्द है सेंसेरे, उस सेंसेरे शब्द से उत्पत्ति हुई है किसकी, सेंसस की। और इस सेंसेरे का अर्थ होता है टू रेट। तो दोस्तों ये याद रखिएगा, जनगणना को हम इंग्लिश में सेंसस के नाम से जानते हैं और सेंसस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सेंसेरे से हुई है। और सेंसेरे जिसका अर्थ होता है टू रेट, जिसका अर्थ क्या होता है, टू रेट। अब हमारे सामने साथियों चुनौती ये आती है, हमारे सामने ऐसा क्वेश्चन उठता है, क्या जनगणना का कार्य वर्तमान भारत में, क्या जनगणना का कार्य आधुनिक भारत में ही किया गया या प्राचीन समय में भी जनगणना का कार्य देखा गया। तो मैं आपसे बता दूं दोस्तों, आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व, आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के दौरान पलायन के काल में मूसा ने इजराइल के व्यक्तियों की गणना करवाई थी। आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व पलायन के काल में मूसा ने इजराइल के व्यक्तियों की गणना करवाई थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आज से लगभग 1500 ईसा पूर्व भी जनगणना का कार्य चलता था। वक्त बीता और जैसे ही वक्त बीता, समय आगे बढ़ा और जैसे ही समय आगे बढ़ा तो एक चंद्रगुप्त मौर्य एक महान शासक बने। चंद्रगुप्त मौर्य जिनके गुरु का नाम चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त था। और चाणक्य, कौटिल्य अथवा विष्णुगुप्त जिसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम अर्थशास्त्र था। वो अर्थशास्त्र पुस्तक जिसके अंदर भी जनगणना का कार्य देखा गया है, अर्थशास्त्र में भी जनगणना का कार्य देखा गया। और वक्त बीता और समय अपनी चाल से चलता गया और अब टाइम पीरियड आ गया, अब समय आ गया अकबर के शासनकाल का। मुगल सम्राट अकबर जो हुमायूं का पुत्र हुआ करता था, जो 1556 से 1605 में दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। इनके बीच में लगभग 50 साल तक वो दिल्ली की गद्दी के ऊपर बैठा था। उस अकबर के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे और उनमें से एक नवरत्न जिसका नाम अबुल फजल था। वो अबुल फजल जिसकी एक पुस्तक हुआ करती थी, वो अबुल फजल जिसने एक रचना की थी। और वो रचना क्या थी, वो अकबर की जीवनी थी, अकबर की जीवनी लिखी थी। अकबर की जीवनी जिसका नाम आईने ए अकबरी है। और आईने ए अकबरी किसने लिखी थी, अबुल फजल ने। और उस अबुल फजल द्वारा रचित आईने ए अकबरी के अंदर भी जनगणना का कार्य देखा गया है। तो हम ये बिल्कुल भी नहीं सोच सकते कि वर्तमान में आधुनिक भारत में ही जनगणना का कार्य चला हुआ है या आधुनिक भारत में ही जनगणना हुई। प्राचीन समय से लगभग 1500 ईसा पूर्व से आज तक जनगणना का कार्य चलता हुआ आ रहा है। कुछ पॉइंट हमने देखे थे कि कहां कहां जनगणना का प्रारूप मिलता है, कहां कहां जनगणना करवाई गई थी, तो वो सभी पॉइंट हमने आपके सामने रखा है। लेकिन अब हमारे पास में ये क्वेश्चन बनेगा
कि आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना कहां पर की गई थी। आधुनिक मॉडर्न तरीके से आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना का कार्य कहां पर किया गया, तो आप बता देना। आधुनिक पद्धति से दोस्तों सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1749 में हुआ था। और कहां पर हुआ था, तो आप बताएंगे स्वीडन में हुआ था। आधुनिक पद्धति से सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1749 में स्वीडन में हुआ था। और स्वीडन जिसकी कैपिटल क्या है, तो आप बताएंगे स्टॉकहोम जिसकी कैपिटल है। स्वीडन कौन से कंटिनेंट में पड़ता है, तो आप बताएंगे यूरोप महाद्वीप में, यूरोप में स्वीडन पड़ता है। और इस स्वीडन में विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि स्वीडन में आधुनिक पद्धति से जनगणना करवाई गई। उसके बाद में हमारे पास में नाम आता है कि इंग्लैंड के अंदर पहली जनगणना, इंग्लैंड में पहली बार जनगणना कब हुई, तो आप बताएंगे 1801 में, 1801 के अंदर इंग्लैंड में 1801 में पहली बार जनगणना हुई थी, पहली बार सेंसस का कार्य हुआ था। उसके बाद में दोस्तों हमारे पास में क्वेश्चन आएगा कि विश्व में पहली बार, विश्व में फर्स्ट टाइम, विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना मतलब डेकेडल सेंसस, विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना कहां हुई थी, तो आप बताएंगे अमेरिका में। विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना अमेरिका में हुई थी। कब हुई थी, तो आप बता देना 1790 के अंदर। विश्व में पहली बार दशकीय जनगणना की शुरुआत 1790 में हुई थी। कहां हुई थी, तो आप बता देना अमेरिका में। अमेरिका जिसकी राजधानी क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी कौन सी नदी के किनारे है, तो आप बताएंगे पोटोमैक नदी के किनारे वाशिंगटन डीसी पड़ता है। तो विश्व में पहली बार जो डेकेडल सेंसस है, दशकीय जनगणना है, वो अमेरिका में हुई थी और 1790 में हुई थी। ये चीजें आपने याद रखनी, तीनों पॉइंट याद रखें। अब हम देखेंगे भारत में जनगणना का कार्य, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई। आज हम ऐसा पॉइंट आपको बताएंगे कि आप चकाचौंध रह जाएंगे, आप चकित रह जाएंगे कि ये तो हमने आज तक नहीं पढ़ा। तो आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहना। काफी चीजें ऐसी हैं जो आज आप पहली बार पढ़ेंगे, काफी चीजें जनगणना से रिलेटेड है वो जो आज आप पहली बार पढ़ेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अब क्वेश्चन बनता है जनगणना का भारत में, इंडिया में, भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य कब किया गया था। भारत में दोस्तों सर्वप्रथम जनगणना का कार्य कब किया गया था। आपसे यदि क्वेश्चन पूछे कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य कब किया गया था, तो आप बताएंगे 1853 में। अब ऐसा सोचकर आप बिल्कुल भी चकित मत रहिएगा, हमने ठीक लिखा है 1853। कभी आप ये सोच रहे हो 1853 गलत लिख दिया, नहीं। भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1853 में किया गया। लेकिन ये जो कार्य है जनगणना का 1853 में, ये उस समय हिंदुस्तान तो एक ही हुआ करता था, उस समय पाकिस्तान तो बना ही नहीं था। तो ये जनगणना का कार्य सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में किया गया था, उत्तर पश्चिम में किया गया था। भारत में पहली बार जनगणना का कार्य 1853 में किया गया, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया। और यह जनगणना का कार्य हिंदुस्तान के सिर्फ और सिर्फ उत्तर पश्चिम दिशा में किया गया, जिसके कारण इस जनगणना को मान्यता नहीं दी गई थी और जिसके कारण इस जनगणना का किसी भी बुक में या कहीं पर भी कोई नाम या जिक्र नहीं मिलता है। ठीक है, क्लियर रखिएगा। ये आपके ज्ञानवर्धक चीजें हैं और आपका ज्ञान बढ़ाने के लिए हमने आपके सामने रखी है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना का कार्य 1853 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया। लेकिन ये जो जनगणना का कार्य ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ वेस्ट में किया गया था, उत्तर पश्चिम में किया गया था, जिसके कारण इस जनगणना को मान्यता नहीं दी गई थी। क्लियर है। उसके बाद में नाम आता है, एक समय ऐसा था कि 1872 में भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो। 1872 में भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने सोचा कि हिंदुस्तान की जनसंख्या का एक बार अध्ययन कर लेते हैं। 1872 की घटना है, गवर्नर जनरल भारत में लॉर्ड मेयो हुआ करते थे। लॉर्ड मेयो ने सोचा कि हिंदुस्तान की जनसंख्या के बारे में जान लेते हैं कि किस जिले की जनसंख्या ज़्यादा है, किस में सबसे कम है, किस में सबसे ज़्यादा पुरुष हैं, किस में सबसे ज़्यादा महिला हैं, किस में सबसे ज़्यादा पुरुष पढ़े लिखे हैं, सबसे ज़्यादा महिला पढ़ी लिखी, किस जिले का सेक्स रेशियो कितना है, किस जिले का पॉपुलेशन डेंसिटी कितना। ये सभी मतलब जनसंख्या के बारे में जानने के लिए लॉर्ड मेयो के मन में एक इच्छा जागृत हुई 1872 में। तो लॉर्ड मेयो इस समय भारत के गवर्नर जनरल, 1872 में लॉर्ड मेयो भारत के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, गवर्नर जनरल भारत का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। तो लॉर्ड मेयो ने भारत के अंदर जनगणना करवाई पहली बार।
भारत में पहली बार जनगणना 1872 में करवाई थी, लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। लेकिन लॉर्ड मेयो ने इस जनगणना के बाद में ये नहीं कहा था कि ये जनगणना आगे आने वाली 5 साल के बाद में, 2 साल के बाद में, 10 साल के बाद में या 15 साल के बाद में होगी। अब इसके बाद में किसी को नहीं पता था कि जनगणना कब होगी, होगी या नहीं होगी। तो इसलिए इस जनगणना को अस्थायी करार दिया गया था। तो इसलिए इस जनगणना को अनियमित करार दिया गया था। भारत में पहली बार अनियमित जनगणना, भारत में पहली बार अस्थायी जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई थी। और इस जनगणना को अस्थायी या अनियमित जनगणना क्यों कहा है वो हम आपसे बता चुके हैं। 1872 में भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी, उस जनगणना को क्या करार दिया गया था? नियमित करार दिया गया था। अनियमित, इररेगुलर सेंसस। इंडियाज फर्स्ट टाइम ऑफ इररेगुलर सेंसस है वो अनियमित जनगणना है। वो कब हुआ था? तो आप बताएंगे 1872 में। उसके बाद में 1881 की घटना है। 1881 में भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे लॉर्ड रिपन। ये जो लॉर्ड रिपन हुआ करते थे, इस लॉर्ड रिपन के मन में भी जनसंख्या के बारे में अध्ययन करने के बारे में मन में एक विचार आया। तो लॉर्ड रिपन ने भी जनगणना करवा दी। 1881 के अंदर जनगणना लॉर्ड रिपन ने करवा दी। लेकिन लॉर्ड रिपन ने साथ के साथ में यह भी कह दिया था कि ये जो हिंदुस्तान है इसकी जनगणना प्रत्येक 10 साल के बाद में होगी। लॉर्ड रिपन ने तो यह भी कह दिया था कि ये जो हिंदुस्तान है इसकी जनसंख्या प्रत्येक 10 साल के बाद में होगी। तो इसी कारण से इस जनगणना को नियमित करार दिया गया था। भारत की पहली बार या भारत की पहली नियमित जनगणना रेगुलर सेंसस, फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट रेगुलर सेंसस 1881 लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुई थी। और 1881 से लेकर आज तक प्रत्येक 10 साल में जनगणना का कार्य होता आ रहा है। 1881 के अंदर पहली बार नियमित जनगणना हुई। तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भारत की पहली दशकीय जनगणना कौन सी थी? भारत की पहली डेकेडल सेंसस, भारत की पहली दशकीय जनगणना कौन सी थी? तो आप बताएंगे लॉर्ड रिपन के शासनकाल वाली 1881। 1881 के बाद में जनगणना हुई कब? तो आप बताएंगे 1891 में। फिर कब हुई? 1901 में। फिर कब हुई दोस्तों? 1911 में। और फिर कब हुई? 1921 में। 1921 में जो जनगणना हुई इसको जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं। जनगणना का महाविभाजक वर्ष, ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से किसे जानते हैं? 1921 को जानते हैं। 1921 के अंदर जब भारत में जनगणना हुई थी तो उसे हम जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं। अब जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को क्यों कहा जाता है? जनगणना का महाविभाजक वर्ष ग्रेट डिवाइडिंग ईयर के नाम से 1921 को क्यों जानते हैं? तो प्यारे साथियों, आप ये चीज याद रखिएगा कि 1911 में जो भारत की जनसंख्या थी, 1911 में जो भारत की जनसंख्या थी, 1921 में जो भारत की जनसंख्या देखी गई, 1911 में जो भारत की जनसंख्या थी, 1921 में जो भारत की जनसंख्या देखी गई उसमें 0.39% की कमी मिली। 1921 के अंदर भारत की जनसंख्या में 0.39% की कमी मिलती है। मतलब 1911 में जो जनसंख्या थी, 1921 में जो जनसंख्या देखी गई उसमें 0.39% की कमी मिली। मतलब 10 साल में भारत की जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई। और इसी कारण जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं 1921 को। याद रखिएगा, जनसंख्या बढ़ने की बजाय घट गई थी। कब? 1921 की जनगणना में देखा गया और कमी मिली 0.39% की। और इसी कारण से दोस्तों जनगणना का महाविभाजक वर्ष कहते हैं किसे? तो आप बताएंगे 1921 को। उसके बाद में हमारे पास में साथियों एक और लाजवाब शानदार क्वेश्चन ये बनता है कि जनगणना जनसंख्या घटी, ये जो जनसंख्या घटी इसके पीछे कारण क्या था? ये जनसंख्या कैसे घट गई? इसके पीछे क्या कारण था? घटने का क्या कारण था? तो साथियों 2020 में जब कोरोना आया तो कोरोना के बारे में हम सब लोग जानने लगे थे। तो हमें ये पता लगा कि ऐसी बीमारी तो प्रत्येक शताब्दी में आती है। तो मतलब 2020 से पहले ये बीमारी कब आई थी? 2020 से पहले 1920 में। और जनगणना कब हुई है? 1921 में।
तो ऐसे बताया जाता है कि जब 1920 में भारत में कोई भयंकर बीमारी आई थी, उस समय भारत में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे, जिसके कारण भारत की जनसंख्या काफी मात्रा में घट गई थी। दूसरा, 1914 से लेकर 1918 तक विश्व युद्ध भी चला था। उस विश्व युद्ध में बहुत से भारतीय मारे गए होंगे, जिसके कारण भी जनसंख्या के ऊपर प्रभाव पड़ा होगा। तो ये दो सबसे बड़े कारण हैं जिसके कारण भारत की जनसंख्या घट सकती है, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो 1911 में जो जनसंख्या थी, 1921 में जो भारत की जनसंख्या देखी गई, उसमें साथियों 1921 के अंदर 0.39% की कमी मिलती है, और इसी कमी के कारण ही जनगणना का महाविभाजक वर्ष 1921 को कहते हैं। 1921 के बाद में जनगणना कब हुई? 1921 के बाद में जनगणना कब होती है? 1931 में। भारत में पहली बार कास्ट वाइज सेंसस, भारत में पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस कब हुआ था? तो आप बताएंगे। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? 1931 में। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना का जो कार्य किया गया था वो कब किया गया था? तो आप बता देना। 1931 में भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना हुई थी। ये क्लियर रखिएगा। भारत में पहली बार कास्ट वाइज सेंसस, भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? 1931 में। उस 1931 के बाद में भाई साहब जनगणना कब हुआ? 1941 में। और फिर उसके बाद में कब हुआ? 1951 में। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना, इंडिपेंडेंट जो इंडिया है, स्वतंत्र भारत है, उसकी प्रथम जनगणना कब हुआ था? 1951 के अंदर। उसके बाद में लगातार 10 साल के बाद में जनगणना होती हुई आ रही है। और उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा 2001 का, भारत की पहली फुल्ली कंप्यूटराइज सेंसस, भारत की पहली फुल्ली कंप्यूटराइज सेंसस, भारत की पहली कंप्यूटरीकृत जनगणना कब हुई थी? तो आप बताएंगे 2001 में भारत में पहली बार कंप्यूटरीकृत जनगणना हुई थी। भारत में फर्स्ट फुली कंप्यूटराइज सेंसस है वो 2001 में, याद रखिएगा। 2001 के अंदर भारत में पहली बार फुली कंप्यूटराइज सेंसस हुई थी, जनगणना हुई थी। उसके बाद में वर्तमान में दोस्तों चला हुआ है 2011 की जनगणना। वर्तमान में जो जनगणना चली हुई है वो कौन सी चली हुई है? तो आप बताएंगे 2011 की जनगणना चली हुई है। इस जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ 8,54,977 है, या आप 1 अरब भी कह सकते हैं, 1 अरब 21 करोड़ भी कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं 121 करोड़ 8,54,977। ये जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का, ये जो जनसंख्या है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। और यदि भारत के युवा इसी प्रकार से लगातार प्रयास करते रहे तो ये जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का सबसे ज्यादा होगी, और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान होगा। ये युवाओं के ऊपर निर्भर करता है, कितना प्रोग्रेस वो करते हैं उनके ऊपर निर्भर करता है। तो विश्व जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा। और पहला किसका? चीन का। तो हमारे युवाओं ने सोच रखी है कि हम चीन को पीछे छोड़ेंगे, और आने वाले समय में वो चीन को भी पीछे छोड़ सकते हैं यदि प्रयास ऐसे ही जारी रहा तो। ये जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है, लेकिन चीन के अंदर जो जनसंख्या है, चीन की जो जनसंख्या है वो पूरे विश्व की जनसंख्या का 21% है, और भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। जनसंख्या की दृष्टि से अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप बताएंगे यूपी। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? यूपी। और जनसंख्या, यूपी के युवाओं ने तो काफी देशों को पीछे छोड़ रखा है, कसम खा ली कि हम भाई साहब अव्वल रहेंगे, और कड़ी टक्कर देते हैं, हर साल नया मुकाम जारी करते हैं। तो यूपी की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या, यूपी की जनसंख्या ने काफी देश पीछे छोड़ रखे हैं। और भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? यूपी। और सबसे छोटी जनसंख्या, सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट कौन सा है? तो सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला स्टेट है। अब हमारे पास में क्वेश्चन ये बनेगा
कि हम दोस्तों जनगणना के बारे में पढ़ रहे थे और जनगणना में विशेष रूप से हम किसका अध्ययन करते हैं, तो आप बताएंगे जनसंख्या का, पॉपुलेशन का अध्ययन करते हैं। भाई सेंसस पढ़ रहे थे और सेंसस में विशेष रूप से पॉपुलेशन का अध्ययन किया जाता है, जनसंख्या के बारे में जाना जाता है, जनसंख्या के बारे में विचार किया जाता है, जनसंख्या के बारे में पढ़ा जाता है। तो जैसे ही हम जनगणना में जनसंख्या के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो यहाँ पर हमारे सामने प्यारे साथियों एक क्वेश्चन उठकर आएगा, एक प्रश्न उठकर आएगा, बहुत ही शानदार लाजवाब प्रश्न है। और प्रश्न ये उठकर आएगा कि जनसंख्या का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या का अध्ययन किस नाम से जाना जाता है, तो आप बता देना डेमोग्राफी के नाम से। आपने तो पढ़ा ही होगा, डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। लेकिन यह भी याद रखिएगा, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी और चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी के नाम से जाना जाता है। भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी के नाम से, और याद रखिएगा ये जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के नाम से। डेमोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोग्राफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, एक डेमो, दूसरा ग्राफी। डेमो जिसका अर्थ होता है क्या, तो आप बताएंगे डेमो का अर्थ होता है जनता और ग्राफी का अर्थ होता है लिखना। इसका डेमोग्राफी का मतलब होता है जनता के विषय में लिखना या जनता के बारे में लिखना। तो क्लियर है, जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा कि भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, मतलब आप ये कह सकते हैं फर्स्ट सेंसस कमिश्नर। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर कौन हुआ करते थे, तो आप बताएंगे हेनरी पलाडेन। हेनरी पलाडेन ये भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे, ये भारत के प्रथम सेंसस कमिश्नर थे, फर्स्ट सेंसस कमिश्नर थे। उसके बाद में स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे, इंडिपेंडेंट इंडिया का जो फर्स्ट सेंसस कमिश्नर था वो कौन था, तो आप बताएंगे R.A. गोपाला स्वामी। ये भाई साहब स्वतंत्र भारत का प्रथम जनगणना आयुक्त हुआ करता था। 2011 के जनगणना आयुक्त आपसे पूछा जाए, भाई वर्तमान में तो 2011 की जनगणना चली हुई है, तो 2011 के जो जनगणना आयुक्त है, सेंसस कमिश्नर है, यदि वो आपसे पूछे तो आप बता देना सी चंद्रमौली। याद रखे बच्चे, सी चंद्रमौली, ये याद रखना है। 2011 के जनगणना आयुक्त है, सेंसस कमिश्नर है, ये सी चंद्रमौली है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त R.A. गोपाला स्वामी है। और भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त हेनरी पलाडेन है, इंडियाज फर्स्ट सेंसस कमिश्नर। तो आप बता देना कौन है, हेनरी पलाडेन है। और इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट सेंसस कमिश्नर तो आप बताएंगे R.A. गोपाला स्वामी। और 2011 सेंसस कमिश्नर कौन है, मतलब 2011 के सेंसस कमिश्नर कौन है, तो आप बताएंगे सी चंद्रमौली है। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये भी बनता है साथियों कि जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे कब मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस है, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है, ये कब मनाते हैं, 11 जुलाई को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, क्या कारण रहा है कि हम विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही मनाएं, पहली बार कब मनाया गया था। साथियों आज मैं आपसे बता देता हूं कि घटना 1987 की है। घटना 11 जुलाई 1987 की है। 11 जुलाई 1987 में पूरे विश्व की जनसंख्या 5 अरब को पार कर गई थी। 11 जुलाई 1987 में पूरे विश्व की जो जनसंख्या है वो 5 अरब को पार कर गई थी। और 5 अरब को पार की गई उसी समय यूएन के अंदर ये कहा गया कि हम आने वाली प्रत्येक साल को 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाएंगे। तो 1987 में इसकी घोषणा की गई और पहली बार वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 1988 में मनाया गया था। याद रखिएगा पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब को पार कर गई थी। कब, तो आप बता देना। पूरे विश्व की जनसंख्या 6 अरब को 1999 में पार कर गई थी। और अक्टूबर 2011 के अंदर पूरे विश्व की जनसंख्या 7 अरब को पार कर चुकी थी। ठीक है, 7 अरब को पार कर चुकी थी। अब हमारे सामने एक और शानदार सा क्वेश्चन बनेगा कि भारत की जनसंख्या 1 अरब 21 करोड़ है। 1 अरब 21 करोड़ 8,54,973 है। तो भारत में जन्म लेने वाले 1
अरबवे शिशु का नाम क्या था? भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु का नाम क्या था? तो भारत में जन्म लेने वाले एक अरबवे शिशु का नाम आशा रखा गया था। ये एक लड़की थी जिसका नाम क्या रखा गया था? आशा रखा गया था। और उसके बाद में क्वेश्चन आता है कि ये जो जनगणना है, भाई आपने कुछ लिस्ट पढ़ी होगी पॉलिटी के अंदर, जनगणना कौन सी सूची के तहत आता है? तो आप बता देना, संघ सूची के तहत, यूनियन लिस्ट के तहत आता है। आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा ना, संघ सूची, संवर्ती सूची, राज्य सूची, तो उनमें से ही एक सूची ऐसी है जिस सूची के अंदर जनगणना का कार्य है। जनगणना कौन सी सूची के तहत आता है? तो संघ सूची के तहत। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा कौन सी सूची में आता है, जनगणना कौन सी सूची में आता है, ये अक्सर एग्जाम्स में रिपीट होता है। आप स्टेट पीसीएस देते हैं, आप यूपीएससी का फर्स्ट एग्जाम देते हैं और आप एसएससी का एग्जाम देते हैं, तो उनके अंदर ही क्वेश्चन पूछेगा, सीधा क्वेश्चन आएगा कि जनगणना कौन सी सूची के तहत आता है? तो आप बता देना, जनगणना संघ सूची के तहत आता है। तो साथियों, यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करना। और आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आप मेरे साथ में लगातार जुड़े रहना, अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ में बना कर रखिएगा। जो मेरे से बड़े हैं वो अपना आशीर्वाद, और जो मेरे से छोटे हैं या बराबर के हैं वो अपना प्यार और सहयोग बना कर रखिएगा। मैं आपके प्यार और सहयोग के ऊपर, आशीर्वाद के ऊपर खड़ा उतरने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों, धन्यवाद।